गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th की बुक भारत के लोक व्यवस्था इकाई नंबर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास हम पढ़ रहे थे। इसका लास्ट टॉपिक आज है इंदिरा गांधी नहर के इस अध्ययन में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ये जो राजस्थान के अंदर है, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए और किस तरह से इस क्षेत्र में सतत पोषण विकास के हुआ या नहीं हुआ या क्या क्या समस्याएं आई, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, यानी राजस्थान नहर इसका नाम था, अब आजकल इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ गया है। 1948 के अंदर कंवर सेन ने संकल्पित किया, यानी इसकी कल्पना की कि इस तरह से इसको पंजाब से लाया जा सकता है और राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी सिंचाई की जा सकती है। तो फिर इसके ऊपर कार्यवाही कब हुई? 31 मार्च 1958 को इस पर कार्यक्रम शुरू हुआ इसको बनाने का। ये कहाँ से बनी? ये नहर पंजाब के हरी के बैराज बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा, वो पाकिस्तान बॉर्डर के समांतर में 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है, यानी उस बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर अंदर की तरफ भारत में बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कमान क्षेत्र कहते हैं। कमान क्षेत्र का मतलब कहाँ तक इसके कितने क्षेत्र में इससे सिंचाई की जा सकती है, वो कमान क्षेत्र होता है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह तंत्र नलों से, नहरों से। प्रवाह तंत्र का मतलब होता है नहर से डायरेक्ट, बड़ी नहर जो इंदिरा गांधी मेन नहर है उससे नहर जाती है और डायरेक्ट पानी जाता है, उसमें किसी भी अन्य उपकरण की सहायता नहीं ली जाती। तो 70% भाग इससे होता है। बाकी जो भाग बचा उसमें लिफ्ट तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी इंजन वगैरह या कोई भी मशीन लगाकर, बड़ी मोटर लगाकर पानी को ऊंचाई, यानी नहर से ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ पानी भेजना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लिफ्ट तंत्र लगाया जाता है। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला, कौन कौन सा? ये 3 जिले थे। इन 3 जिलों में पहले चरण में नहर को कंप्लीट किया गया। दूसरे चरण में इसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू जिला ये लिया गया। तो पहले चरण में जिस जिलों में लिया गया 5.53 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए ये किया गया कमान क्षेत्र, और दूसरे में 14.10 हेक्टेयर कृषि के लिए बनाया गया। ये नहर का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसमें पानी भरा होता है और यहाँ से जिस तरह से जिधर भी एक नहर बनाई जाती है, फिर इधर जाके आगे जहाँ पे उसमें छोटी छोटी नहरें निकाल के और फिर उससे सिंचाई की जाती है। इसमें स्थानीय बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी शामिल है, जहाँ स्थानांतरणीय बालू टिब्बे पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। लिफ्ट नहर का अर्थ बता रहे हैं। ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है और फिर इंदिरा गांधी नहर तंत्र के सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से जैसे ऊपर पंजाब से और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो बायां किनारा कौन सा हुआ? जो पाकिस्तान बॉर्डर से अपोजिट साइड है, यानी कि नीचे जोधपुर की साइड में, जोधपुर मतलब ईस्ट में जो पड़ता है उसी एरिया की साइड में, यानी ये जैसे मान लीजिए इधर पंजाब है और नीचे ये गुजरात बॉर्डर की तरफ नीचे जा रही है, तो ये लेफ्ट पड़ता है। तो इस एरिया की तरफ ये हिस्सा ऊंचा है, तो इस ऊंचे हिस्से की तरफ यहाँ से नहरें निकाली गई, वो लिफ्ट सिस्टम के द्वारा पानी को पहुँचाया जाता है। और इसके दाएं भाग में क्या है? प्रवाह प्रणाल है। प्रवाह प्रणाल का मतलब यहाँ पे ढलान है, तो अपने आप इसी से पानी निकलकर और प्रवाह प्रणाल बनाया गया है। चरण फर्स्ट में कमान क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र की शुरुआत 1960 के दशक में आरंभ हुई। इसके अंदर दूसरा जो क्षेत्र था वो 1980 में पहली सिंचाई यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर दूसरी सिंचाई यहाँ से स्टार्ट हुई। तो इस क्षेत्र में क्या चीज़ हुई कि ये सिंचाई होने से क्या वहाँ पर फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन फायदा होने के साथ साथ इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया। इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अब आप सकारात्मक तो आप समझ गए होंगे कि पानी आया तो वहाँ पर
पैदावार बड़ी होगी, पशुपालन बड़ा होगा। लेकिन नकारात्मक चीज़ें भी बढ़ती हैं। नकारात्मक चीज़ें क्या बढ़ी वो हम बताएंगे आपको। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र के विकास के तहत शुरू किए वनीकरण, चरागाह विकास कार्यक्रमों यहाँ भूमि हरी भरी हो गई और इसमें वायु अपर्दन और नहरी तंत्र से बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी। वायु अपर्दन समझ रहे हैं कि वहाँ पे रेगिस्तान है, हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वायु अपर्दन होता है। अब बरसात होगी, पेड़ उगेंगे तो वहाँ पर वायु अपर्दन नहीं होगा। नहरी तंत्र से बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी कम पड़ गई, परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण, ये इसका नकारात्मक पॉइंट। जल भराव यानी कि पानी जा रहा है, नहर टूट गई, पानी भर गया। और मृदा लवणता, ये बहुत मुख्य वो है कि जो रेगिस्तान होता है उसके अंदर लवणता बहुत होती है, जैसे ही उसमें पानी भरता है वहाँ लवणता आ जाती है। तो इस समस्या के समाधान भी होना चाहिए, इसके समाधान को ध्यान में रखते हुए वहाँ विकास होना चाहिए। इसके लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नहरी सिंचाई प्रयास के लिए इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो जाती है। इस क्षेत्र के सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा, परंतु नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विस्तार में बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ और फसलों को सघनता से वृद्धि हुई। यहाँ पारंपरिक फसलों, पहले यहाँ पे क्या उगाया जाता था नहर से पहले, चना, बाजरा, गंवार, लेकिन जैसे ही नहर आई उसके बाद क्या उगाने लग गए, गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल। तो ये जो 4 फसल नीचे आप देख रहे हैं, ये फसलें ज़्यादा पानी में उगती है, यानी सघन सिंचाई क्षेत्र में उगती है। तो सघन सिंचाई क्षेत्र में होगी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ज़्यादा आएगा, तो उससे लवणता बढ़ी, वहाँ पर पानी जल भराव बढ़ गया, उससे समस्या हुई। तो सघन सिंचाई का परिणाम है। निसंदेह सघन सिंचाई वाले आरंभ से कृषि और पशुपालन उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन भराव और लवणता की समस्याएं बढ़ गई। इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता में प्रश्न उठने लग गए। कि सतत पोषणता का मतलब ये नहीं होता कि एक चीज़ का लाभ उठा लो और दूसरे में नुकसान कर दो, दोनों चीज़ों का नुकसान फायदा होना चाहिए, तब जाकर उसको सतत पोषणता कहते हैं। तो हमारा पॉइंट भी सतत पोषणता है, इसलिए हम ये करेंगे। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि इंदिरा गांधी नहर को नहीं बनाना था, अच्छी बात है, नहीं उसके फायदे बहुत है, लेकिन जो नुकसान हो रहे हैं उनको कम करना, उसके लिए उपाय बनाए गए, उसके उपाय किए गए कि ये चीज़ें रुके। उसके लिए बहुत सारे उपाय करे गए, उनमें से 5 मुख्य उपाय नीचे है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से करें। जल प्रबंधन नीति का मतलब है कि पानी को वेस्टेज नहीं करें, पानी का यूज जो होता है वो पूरे नियमों से किया जाए कि इंदिरा गांधी नहर के वहाँ नियम बने हुए हैं, वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो किस तरह से पानी को भेजा जाता है, पानी को इधर उधर वेस्ट ना करें, तोड़े ना, नहर को पक्की बनाएं। नहर पक्की बनाने के लिए किसानों को लोन, ऋण की व्यवस्था की जाए, ऐसे ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए उसमें, ठीक है। इस क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप में सामान्य जल सघन फसलों को नहीं बोना जाना चाहिए। इस पालन करने के लिए किसानों को बागायती कृषि और अंतर्गत खट्टे फलों की खेती की जाए। यानी वही बात आ गई कि ज़्यादा सघन खेती वाली सघन यानी ज़्यादा पानी वाला फसल बोएंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी आएगा तो कहीं न कहीं पानी टूटता है, भरता है, जल भराव होता है, लवणता बढ़ती है। तो ये कह रहे हैं कि फलों की खेती की जाए जहाँ पे पानी की आवश्यकता कम हो और फसलें भी हों, फ़ायदा भी हो और क्षेत्र भी बचे, तो इसलिए ये एक उपाय है। कमान क्षेत्र जहाँ सिंचाई होती है, कार्यक्रम में जैसे नालों को पक्का करा जाना चाहिए कि पानी बहे नहीं, टूटे नहीं, तो इसलिए वहाँ पर नालों को पक्का किया जाए, नहर की जो छोटी छोटी जो उसके पार्ट होते हैं उनको पक्का किया जाए। भूमि विकास और समतलन और वारबंदी, ओसरा पद्धति। वारबंदी यानी उसके अंदर एक के बाद एक। ओसरा पद्धति का मतलब होता है कि आपको मंडे ट्यूसडे पानी मिलेगा, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे उसको मिलेगा, उसके बाद उसको मिलेगा, इस तरह से होता है, तो वो लड़ाई नहीं होती और आराम से पानी पहुंच जाता। ओसरे का मतलब एक के बाद एक। तो ये वार बंदी की जाती है। निकास के कमान क्षेत्र में नहर जल को समान वितरण, यानी कि उसको सबको बराबर पानी मिले, इस तरह से, ऐसा नहीं एक क्षेत्र में पानी ज़्यादा भर गया, एक में कम भर गया, तो ये भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण की प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए कि जहाँ पर लवणता बढ़ रही है उसका उपाय किया जाए। जलाक्रांत यानी जल आके भर गया वहाँ पर, उसको भी ठीक किया जाए। वनीकरण और वनों का रक्षण, मेखला
का निर्माण किया जाए, चारागाह विकास किया जाए, यानी कि चारागाह भी होने चाहिए, वनों को काटना नहीं चाहिए, वन बढ़ाए जाने चाहिए, जिसके लिए वहाँ पर पूरे कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रदेश में सामाजिक सतत विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। यानी वहाँ के जो गरीब किसान हैं उनको नालियों को पक्का करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए, सब चीज़ों को सही करने के लिए वहाँ पर ऋण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मात्र कृषि और पशुपालन के लिए ही इन क्षेत्रों में आर्थिक सतत विकास के उदाहरणों को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि से संबंधित क्रियाकलापों आर्थिकों को इस सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनमें इन क्षेत्र के आर्थिक और विविधीकरण होगा और मूल आबादी गांवों और कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्र या मंडियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होगा। यानी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर अगर आप विकास के बारे में सोचेंगे तो तब जाके यहाँ पे विकास होगा। तो इंदिरा गांधी नहर बहुत ही लाभकारी है, एरिया का बहुत विकास हुआ है, लेकिन जहाँ पे जो वहाँ के जो नुकसान हो रहा है, जो माइनस पॉइंट है, नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव है, उनको हटाने के लिए उपाय दिए गए, ये आपको करने हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से करेंगे और उसके बाद आपका ये पार्ट के पूरे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। ये सारे प्रश्न आप करके और फिर आप मुझे सेंड करें, ये आपके प्रयोजन है इसके अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका लेसन ख़त्म होता है, अगला लेसन इसके बाद हम पढ़ेंगे